सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम कर रहे हैं अपना पार्ट 3 किसका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें पार्ट 3 में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। जी हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ हम अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में मतलब इससे जो पहला लेक्चर हमने किया है पार्ट 2, उसमें हम कर चुके हैं, उसको आप ज़रूर देख लेना जाके। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशन थर्ड सेकंड लॉ की और पढ़ेंगे हम अपना थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन है न्यूटन की थर्ड लॉ की, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम अपना दोनों एप्लीकेशंस और वो पूरा कर ले जाएंगे। लास्ट फिर हमारा एक ही टॉपिक बचेगा, वो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिल सकता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 2, तो वो ज़रूर देखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलता है अब अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये हो चुका है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने कहा था कि फोर्स की एक ऐसा कुछ रिलेशन है, फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन से। ये सब हम करते हैं। फाइनल मोमेंटम आपका, इनिशियल मोमेंटम आता है एम यू, फाइनल मोमेंटम आपका आता है एम वी, फाइनल मोमेंटम आता है एम वी। जब हम ये सब सॉल्व करते हैं, हम इसको रखते हैं एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। फर्दर सॉल्विंग के बाद हमें ये मिल जाता है वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स ए। ये लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा समझा रखा है, ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत ऊपर ऊपर से समझा रहा है ना, समझ नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल मत सोचना, लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा समझा रखा है। अभी बात कर लेते हैं, हमने जब ये सब बात कर ली थी, ये फोर्स हमारा था मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की आपको यूनिट पता ही चल गई है, जो मैंने आपको बताई है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब वो न्यूटन है कैसे? फोर्स की अगर मैं ऐसा यूनिट कहूँ वो तो न्यूटन है, लेकिन अगर मैं आपसे फोर्स की यूनिट पूछूं तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे फोर्स की यूनिट है भैया मास की यूनिट इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट। मास की यूनिट को एक्सेलरेशन की यूनिट से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो आपकी फोर्स की यूनिट आएगी। मास की यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की क्या यूनिट आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछे फोर्स की यूनिट है तो न्यूटन तो आप बोल ही सकते हो, आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लेकर न्यूटन साहब के ऑनर में उन्हें जो ये यूनिट है फोर्स की यूनिट, उसे न्यूटन कहा गया। उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया न्यूटन। ठीक है, उसे क्या कहा गया? न्यूटन। तो जो एसआई यूनिट है फोर्स की, वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है न्यूटन। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है भाई? एक न्यूटन भी तो किसी के बराबर होता होगा। तो एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आप 1 किलोग्राम को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 न्यूटन मिलेगा, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या होता है? न्यूटन होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूटन, अच्छा न्यूटन की एक और यूनिट होती है जो होती है डाइन। डायन, डी वाई एन ई, डी वाई एन ई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। डी वाई एन ई करके न्यूटन की एक और फोर्स की एक और यूनिट होती है, डी वाई एन ई, डाइन। ठीक है, डाइन। बहुत लोग इसे डायन भी पढ़ते होंगे, डायन नहीं है, पहले बता दूं। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5। ये 10 10 इंटू 5 नहीं है, ये है 10 की पावर 5 डायन। डायन भाई, डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। तो ये एक यूनिट और है न्यूटन की, डाइन। ठीक है, चलते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के एप्लीकेशन की ओर। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन है, वो पढ़ लेते हैं, चलिए। सो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है न्यूटन सेकंड लॉ का, वो है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। अच्छा, मैं पहले बता दूं, जो भी न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन होंगे वो सारे के सारे मोमेंटम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ पूरा का पूरा मोमेंटम से हमने ड्राइव किया है। तो सेकंड लॉ क्या है? कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। व्हेन अ प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेटिंग बॉल। आपने कभी एक क्रिकेटर को कैच पकड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा। आप इस फिगर में देख सकते हो, देखो
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक क्रिकेटर किस तरह से कैच पकड़ता है। वो कैच रिसीव करता है, अपने हाथों को पीछे ले जाता हुआ, अपने हाथों को पीछे ले जाता हुआ अपने हाथों से कैच को रिसीव करता है। अब मुझे ये बताओ, जो ये हमारी क्रिकेट बॉल होती है, वो वैसे तो बहुत हल्की होती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती ना, लेकिन क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में आती है तो हमें बहुत तेज लगती है ना, बहुत तेज लगती है। यही तो होता है मोमेंटम। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता है, एक हल्की सी क्रिकेट बॉल जब एक बैट्समैन को लग जाती है तो उसके कितने ज़्यादा चोट लग जाती है। उसका कारण है क्योंकि वो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होती है। जब फास्टर जब बॉल डालते हैं और अगर वो बैट्समैन के लग जाए तो बैट्समैन इंजर्ड भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब क्रिकेट बॉल का मास तो है बहुत कम। भाई मास कितना होता है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। मान लो 200 ग्राम की एक क्रिकेट बॉल है, तो क्या 200 ग्राम मोमेंटम ज़्यादा है? नहीं ना। लेकिन उसके साथ साथ क्या आ जाती है, ये वेलोसिटी। भाई फास्टर कितनी स्पीड से डालते हैं, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डालते हैं फास्ट के, है ना, 130, 140, 150। तो जब ये जुड़ता है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वो मोमेंटम झेलना मुश्किल हो जाता है, वो मोमेंटम झेलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है कहता है कि मोमेंटम बहुत तेज़ हो गया, है ना। क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। और अगर स्पिनर वही बॉल डालता है तो इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती, बहुत कम चोट लगती है। चोट लग सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम चोट लगती है। अब ये देखो, यहाँ पे जो ये बंदा ये बॉल पकड़ रहा है, ये बॉल पकड़ने के साथ साथ अपने हाथों को पीछे ले जाना चाह रहा है। क्यों? वो चाह रहा है कि जो मैं बॉल के द्वारा मेरे हाथ, अब अगर एकदम फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को वो पकड़ लेगा तो उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती है ना भाई। एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो क्या करते हैं, उसके मोमेंटम को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, उसके मोमेंटम को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें लिख रखा है, द फोटोग्राफ शोज अ क्रिकेटर और अ फील्डर ड्रॉइंग बैक हिज हैंड। वो अपने हाथों को पीछे ले जा रहा है ऑन कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय। दिस एक्शन हेल्प्स रिड्यूसिंग द फास्ट मूविंग बॉल। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्शन क्या करता है, ये एक्शन क्या करता है, उसे हेल्प करता है ताकि जो फास्ट मूविंग बॉल है उसका मोमेंटम कम हो सके, उसका मोमेंटम कम हो सके। और जो उसके हाथों पर जो फोर्स लगने वाली है, उसके हाथों पे जो फोर्स लगने वाली है वो कम से कम हो जाए, उसके हाथों में जो फोर्स लगने वाले है वो कम से कम हो जाए और उसके इंजरी ना हो, उसके इंजरी ना हो। देखो हमने पढ़ा था फोर्स होता है मोमेंटम अपॉन टाइम। तो वो टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि फोर्स क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उनके हाथ में चोट ना लगे, उनके हाथ में चोट ना लगे। तभी तो विकेट कीपर्स जो हैं वो ग्लव्स पहनते हैं। अगर विकेट कीपर ग्लव्स ना पहनते तो उन्हें फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अचानक से पकड़नी पड़ती है, उन्हें फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अचानक से पकड़नी पड़ती है, उनके हाथ में चोट लग सकती है। इसलिए जो विकेट कीपर्स हैं वो क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। इसलिए जो बैट्समैन है वो भी ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल वो थोड़ी इंतजार करेंगे वो स्लो होगी, नहीं ना, उनके तो एकदम से हाथ पे लग सकती है, तो वो क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को जो मोमेंटम है उसको कम करने के लिए जो बैट्समैन है वो जो फील्डर है वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है ताकि उसके हाथ में इंजरी ना हो सके। सारा का सारा केस है मोमेंटम का, है ना। मोमेंटम हमने पढ़ा M×V। भाई वेलोसिटी बहुत तेज होती है जब वो बॉल बहुत तेज से आती है हाथ में, है ना। अब आप कहोगे भैया हमेशा तो नहीं होता, देखो जब कैच निकलने वाला है, जो स्लिप के कैच है वो 1 सेकंड में बाहर निकल जाएंगे तो उन्हें तो तेजी से पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो कैचेस पकड़े जा सकते हैं उन्हें फील्डर इस तरह से पकड़ते हैं ताकि उनका जो इंजरी है वो ना हो सके, इंजरी को वो प्रिवेंट कर सके। ठीक है, इन द केस ऑफ हाई जंपर, आपने कभी देखा होगा एक हाई जंपर ओलंपिक्स वगैरह में या एशियन गेम्स में, कभी भी अगर आपने हाई जंपर को देखा है तो जब भी वो हाई जंप करते हैं, या आपने स्कूल में कभी देखा होगा, तो हाई जंपर के लिए क्या है, या तो एक कुशन लगा दिया जाता है या फिर जो बहुत सारी सैंड उस जगह डाल देते हैं जहाँ पे जो हाई जंपर है वो लैंड करेगा, ताकि क्यों करते हैं, ताकि उसके जो एकदम से अगर वो गिरे तो उसके एकदम से क्या चोट ना लग सके। देखो पढ़ो, ड्यूरिंग एथलीट मीट, यानी कि ओलंपिक वगैरह की बात हो रही है, एथलीट मीट जहाँ पे एथलीट्स जो हैं
परफॉर्म करते हैं। तो ड्यूरिंग एथलीट मीट अ हाई जंपिंग एथलीट, जो हाई जंपर एथलीट्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड आइदर अ कुशन, उन्हें या तो एक कुशन प्रोवाइड किया जाता है या फिर हीप ऑफ सैंड, सैंड का गुच्छा मतलब ढेर, सैंड का ढेर प्रोवाइड करा जाता है ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन, ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन, ताकि वो उस पर गिर सके। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उस पर गिर सके। जो कुशन होता है या फिर वो जो सैंड होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। वो सॉफ्ट इसलिए बनाई जाती, वो सॉफ्टनेस इसलिए लाई जाती है ताकि जो एथलीट है उनका मोमेंटम रिड्यूस हो, और वो उनका जो एथलीट का मोमेंटम है वो आसानी से रिड्यूस हो जाए और उनके चोट ना लगे। आओ फिगर देखो, देखो यहाँ पे ये जो इंसान है इसने अपना हाई जंप करके कूदा है। अब अगर हाई जंप करके यहाँ पे सैंड ना होती तो वो सीधा ग्राउंड पे कूदता, उसके चोट लग सकती थी। वो ग्राउंड पे कूदता, उसके चोट लग सकती थी। द हीप ऑफ सैंड बीइंग सॉफ्ट, जो हीप ऑफ सैंड होती है वो सॉफ्ट होती हैं, रिड्यूसेस द लार्ज मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग हाई जंपिंग एथलीट। देखो मोमेंटम कैसे रिड्यूस कर सकते हो? मोमेंटम होता है P इक्वल्स एम वी। मुझे बताओ, क्या मास रिड्यूस कर सकते हो? नहीं ना। क्या रिड्यूस कर सकते हो? वेलोसिटी। तो जब आप वो हीप ऑफ सैंड पे वो इंसान आके गिरता है तो वो हीप ऑफ सैंड क्या करता है, एकदम से उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है, एकदम से उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी जब उस इंसान की कम होती है, जब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है तो ये मोमेंटम क्या होता है, कम होता है। अगर मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा, जरा बताना क्या होता है मोमेंटम? फोर्स बताना क्या होता है? फोर्स होता है मोमेंटम अपॉन अपॉन टाइम। अगर मोमेंटम मैं कम कर दूं तो फोर्स कम लगेगी, अगर मैं मोमेंटम कम कर दूं तो फोर्स कम लगेगी। सोच रहे हो कैसे लगेगी भाई? अगर न्यूमरेटर कम होगा तो ये फ्रैक्शन कम होगा, नहीं होगा? नहीं मान रहे हो? एक एग्जांपल ले लो, 9/3 क्या होता है? 3 होता है। अगर मैं 9 को कम कर दूं, क्या ये 3 आएगा? ये कभी 3 नहीं आएगा, ये कभी 3 नहीं आएगा। इसको 6 डाल के देख लो 9 को। अच्छा आप कह रहे होंगे भैया 6 क्यों डालना है, कम डालवाओ। 8 डाल के देख लो, 9 से कम डाल के देख लो, ये कभी 3 नहीं आने का, कभी भी 3 नहीं आने का। वही तो मैं कह रहा हूँ, मोमेंटम कम करोगे तो एज अ रिजल्ट क्या कम होगा? फोर्स कम होगा। ठीक है, होगा, फोर्स कम होगा। अगर ये वाला 3 बढ़ा दो, ये वाला 3 बढ़ा के देख लो, तो भी नहीं होगा, तो कम होगा, तो भी ये कभी 3 नहीं आएगा। और यही मैंने समझाया था इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर नहीं देखा है तो देखना जाके। ठीक है, तो ये जो हीप ऑफ सैंड क्या करता है, इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो वो इंसान है जब गिरे तो उसके चोट ना लग सके। सारा केस किसका है? मोमेंटम का। क्लियर हो गया? देखो ये देखो, यहाँ पे एक इंसान जो है, ये क्रिकेट प्लेयर है जो इंजर हो गया है, जो इंजर्ड हो गया है एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की वजह से। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल से इंजर्ड क्यों हो गया? फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल से इंजर्ड इसलिए हो गया है क्योंकि एकदम से तेज बॉल जो बहुत हल्की होती है, हमारे अब कंपैरिजन कर लो, बहुत हल्की बॉल जब आके उससे टकराई, देखो हल्की होती है लेकिन इतनी भी हल्की नहीं होती है, जब उससे आके टकराई विद मच वेलोसिटी, इतनी सारी उसके पास वेलोसिटी थी, तो उस वेलोसिटी से मोमेंटम जनरेट हो गया जिसकी वजह से इंजर्ड हो गया वो प्लेयर। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है कि एक क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, यहाँ पे एक बैट्समैन है जो क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है, और यहाँ पे एक टेनिस प्लेयर है जो टेनिस की बॉल को हिट कर रहा है। इन्होंने बताया है कि अगर टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल सेम वेलोसिटी से आ जाए, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल सेम वेलोसिटी से आके किसी इंसान के लग जाए तो कौन ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकती है? आप बताओ मुझे। क्रिकेट की बॉल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, जो टेनिस की बॉल होती है वो काफ़ी हल्की होती है, मतलब काफ़ी तो नहीं, अच्छी हल्की होती है। क्रिकेट की बॉल से तो बहुत हल्की होती है। अगर वो आके उस बैट्समैन के या खिलाड़ी के लग जाए तो टेनिस की बॉल से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट की बॉल से तो यहाँ देखो इंसान इंजर्ड तक हो सकता है, खून तक निकल सकता है। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था 2014 में, है ना, 2014 में हमने देखा था एक बैट्समैन के, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के जब बॉल लग गई थी तो उनकी डेथ भी हो गई थी, है ना। नाम था उनका शायद फिलिप्स ह्यूज था, फिलिप ह्यूज। अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो 2014 में उनकी डेथ तक हो गई थी। तो यहाँ ये पढ़िए आप, और मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। इफ अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल बोथ आर मूविंग एट द सेम स्पीड,
If a cricket ball and a tennis ball both are moving with the same speed, then more forces is required to stop a cricket ball. जो फोर्स है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए देन अ टेनिस बॉल. This is because due to the greater mass of a moving cricket ball has more momentum. क्योंकि मास ज़्यादा है क्रिकेट बॉल के पास, इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा है. यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है दोनों की वेलोसिटी सेम है. देख लो, दोनों की वेलोसिटी क्लियर कर दी है, सेम है. ठीक है, मोर मोमेंटम लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मोमेंटम, क्योंकि उसके पास लार्ज मोमेंटम है. एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल समटाइम्स कॉज इंजरी टू अ क्रिकेटर बट अ मूविंग टेनिस बॉल कैन नॉट डू टू अ टेनिस प्लेयर. एक टेनिस प्लेयर के इंजरी बहुत कम होती है जब एक सेम स्पीड की वेलोसिटी वाली बॉल आके लगती है, क्योंकि वो उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, सो क्लियर हो गया यहाँ पे, ये आपने देख लिया. तीसरा है द केस ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स. द केस ऑफ सीट बेल्ट इन कार. ठीक है गाइस, ये जो सीट बेल्ट का केस है वो पढ़ लेते हैं क्या होता है. सीट बेल्ट हमने देखा है सभी के कार में आजकल प्रोवाइड की जाती है. वो क्यों कराई जाती है? ताकि जो पैसेंजर है उसकी इंजरी ना हो सके. अगर कभी एक्सीडेंट वगैरह क्यों, मतलब ऐसा इसका कारण है. देखो, जब हम हमारी कार चल रही है, मान लो 70-80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कार चलती है, जब एकदम से कोई एक्सीडेंट होता है तो कार की वेलोसिटी विद इन सम सेकेंड्स वो 70-80 से कितनी हो जाती है, एकदम से ज़ीरो हो जाती है ना. एकदम से क्या हो जाती है, ज़ीरो. अब हमने कहा था जब एक इंसान चल रहा है, जब एक इंसान, इनर्शिया का हमने एक केस बताया था, जब एक इंसान चल रहा है तो वो एकदम से रुकना नहीं चाहता. अब 70-80 किलोमीटर से चलता हुआ इंसान या 40 किलोमीटर से भी चलता हुआ इंसान एकदम से अगर रुक जाएगा तो वो आगे नहीं जाएगा. याद है आपको, हमने कुछ कॉमन केसेस लिए थे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के, हमने 3-4 बात की थी. उसमें कहा था कि अगर सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए जाते हैं तो इंसान जो है वो आगे की तरफ चला जाता है ना. मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर से एक गाड़ी एकदम से रुकेगी तो जो इंसान है उसका वो एकदम से आगे नहीं जाएगा. देखो यहाँ पे हुआ क्या, गाड़ी एकदम से एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ये जो बच्चा है वो कार से बाहर निकल गया. मतलब देख पा रहे हो, इतनी तेजी से कार रुकी कि ये बच्चा बाहर निकल गया. हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है इनर्शिया की वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखना चाहता है. जब आप कार का ब्रेक लगा दोगे एकदम से और उसकी स्पीड को 70-80 से एकदम ज़ीरो बना दोगे, 70-80 से ज़ीरो बना दोगे, तो वो इंसान तो बाहर चलना चाहेगा ना आगे की तरफ, और वो आगे की तरफ चलने के चक्कर में हो सकता है कार से बाहर निकल जाए. या देखो, जैसे इस इंसान को झटका लग गया, ये कार से जाके टकरा गया. क्लियर हुआ क्लियर. अब ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है. दिस इज वॉट हैपन्स इफ पैसेंजर डू नॉट वियर. If this is what happened, then passenger do not wear seat belts like while traveling in a car and the car stops suddenly. जब कार सडनली स्टॉप हो जाती है एक एक्सीडेंट में, तो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगती है एक पैसेंजर पे, है ना. क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना. जिसकी वजह से क्या होता है, पैसेंजर्स आर इंजर्ड वॉयलेंटली. पैसेंजर्स बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है. अब सीट बेल्ट लगी हुई होगी तो जो पैसेंजर एकदम से आगे जाने की कोशिश करेगा वो आगे ना जाके रुक जाता है उस सीट बेल्ट से. वो सीट बेल्ट क्या करती है, मान लो ये पैसेंजर बैठा हुआ था, यहाँ समझाता हूँ. मान लो ये पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ था, है ये पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ था. देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, और यहाँ पे एक सीट बेल्ट लगी हुई है, ये सीट बेल्ट लगी हुई है. जैसे ये इंसान आगे जाएगा ये सीट बेल्ट इसे पीछे की तरफ भेज देगी, है ना. सीट बेल्ट कोशिश करेगी वो आगे ना जा सके. तो ये होता है सीट बेल्ट का फ़ायदा, जो वो एकदम से मोमेंटम लगता है उस इंसान के, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है. इनर्शिया की वजह से वो इंसान आगे निकलने की कोशिश लगता है. इनर्शिया कहूँ या फिर मैं कहूँ उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाती है. उस फोर्स को रोकने के लिए एक सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है. तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस न्यूटन साहब के लॉ के. अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो करते हैं बात अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही कमाल का है,
बहुत ही अच्छा है। पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। वेन एवर, अच्छा स्टेटमेंट अगली लाइन में, पहले ये समझो। वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगाती है, वेन अ बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, तो जो सेकंड बॉडी है, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। Whenever one body exert force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जब एक इंसान दूसरे या मैं कहूँ जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता है, किसी ऑब्जेक्ट पर मान लो आप कोई फोर्स लगाते हो, है ना, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उतना ही फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे लगाता है। भैया समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो भाई। एग्जाम्पल मान लो, जब आप क्या नाम है, मान लो आप बास्केटबॉल खेलते हो, जब आप बास्केटबॉल को मारते हो, ड्रिबल करते हो, अपने हाथ से उसे मारते हो, वो ग्राउंड पे जाके जब लगती है तो आप उस पर फोर्स लगाते हो, जिसकी वजह से एकदम से ग्राउंड पे एक फोर्स लगता है, ग्राउंड पे एक फोर्स लगता है, और ग्राउंड उस पर उतना ही फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल ऊपर की तरफ उठती है ना, जिसकी वजह से बास्केटबॉल ऊपर की तरफ उठती है। अच्छा नहीं समझ में आया, देखो ये समझो, ये देखो ये शायद स्केटर्स बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता है, शायद अगर मैं गलत हूँ तो। देखो ये इंसान स्केटर्स पहन के आया और उसने एकदम से वॉल को धक्का दिया, वॉल पे फोर्स लगाया, उसने फोर्स लगाया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वॉल ने उस पर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से देखो ये इंसान पीछे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ये इंसान पीछे की तरफ चला गया, है ना, क्योंकि इसने स्केटर्स पहन रखे थे। बाकी अगर आप असल में करके देखो तो जब आप फोर्स लगाते हो तो आप पीछे नहीं जाते हो, आप जब फोर्स लगाते हो पीछे नहीं जाते हो। क्यों? इसका कारण होता है कि आप जितना फोर्स लगाते हो ना वॉल पे, आप उसे झेल जाते हो जो वॉल आप पे लगाती है। वरना वॉल लगाती है, मान जाओ मेरी बात, वॉल आप पे उतना ही फोर्स लगाती है, बट आप उस फोर्स को झेल जाते हो। देखो, when the boy exert a force on the wall exert an equal force on the boy in the opposite direction। भाई लड़के ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वॉल ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया लड़के पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वॉल क्या है, इक्वल फोर्स लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। द अपोजिट फोर्स एक्सर्ट द वॉल मेक्स द बॉय ऑन रोलर स्केट्स मूव बैकवर्ड, ठीक है। तो जो बॉय है वो पीछे की तरफ चला जाता है। अब देखो ये क्या है, अब इसका स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब किसी ने ना, बहुत लोग आपको एक बहुत ही गंदा एग्जांपल देते हैं जो इससे बिल्कुल नहीं मेल खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता, पर पता नहीं क्या वो एग्जाम्पल देने की लगी हुई है। और एग्जाम्पल क्या होता है, मान ले भाई तेरे किसी ने चाटा मार दिया, तो तेरा भी मन करेगा उसके चाटा मारने के लिए। तो भाई मैं बता दूं, उन लोगों से दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो ये आपको एग्जाम्पल देते हैं, उन लोगों से सख्त दूर रहो, ठीक है। अब सुनो मेरा एग्जाम्पल, जब जब किसी इंसान, कोई इंसान आपके चाटा मारता ना, तो जो फोर्स है वो आपके चाटा मारता है, आपके गालों पे जो फोर्स लगाता है, वही फोर्स आपके गाल उसके हाथ पे लगाते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स उसने अपने हाथ से आपके गालों पे लगाया, वही फोर्स आपके गाल ने उसके ऊपर लगाया। भैया मतलब उसके हाथ में भी दर्द होता है, मत मानो भाई, कभी आप किसी के मार के देखो, आपके हाथ में दर्द होगा। आप किसी बेंच के मार के देखो ना, आपके हाथ में दर्द होता है नहीं होता है। कभी गुस्से में हम अपना हाथ दीवार में मारते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, हल्का मारते तो हल्का होगा, है ना। तो मत मानो होता है फोर्स। अब भाई गाल जो है वो सेंसिटिव हिस्सा है, सेंसिटिव पार्ट है, उस पर ज़्यादा दर्द होता है। हमारा हाथ जो है वो थोड़ा हार्ड है, उस पर दर्द नहीं होता। एक्शन एंड रिएक्शन जो है, तो मेरा जो मेन एम था बताने का वो ये था कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं कि आपके गाल पे फोर्स लगा तो आपके ही गाल पे फोर्स लगा, आपके गाल ने अब उसके हाथ पे फोर्स लगाया। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन देखो, इस फिगर में देखो, एक्शन हुआ वॉल पर, एक्शन हुआ वॉल पर, और रिएक्शन किस पे हुआ, इस लड़के पर। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है, दोनों अपोजिट बॉडी पर होता है। इंसान ने फोर्स लगाया वॉल पे, वॉल ने फोर्स लगाया इस इंसान पे। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन
ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्लियर होता है? क्लियर हो गया होगा? हो गया। अब बहुत ही आसान था, अब चलते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन कहूँ या एग्जांपल्स कहूँ, ये है न्यूटन थर्ड लॉ के। न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन या एग्जांपल। सबसे पहला सबसे अच्छा एग्जांपल, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। भैया हम खड़े होते हैं और चलते हैं, हम खड़े होते हैं चलते हैं। तो अब बताता हूँ हम आपको आखिरकार हम चलते कैसे हैं, वो समझो। देखो ये इंसान चल रहा है, ये कैसे चल रहा है वो देखना। अब ये कैसे चल रहा है वो देखो। ये इंसान है, ये चल रहा है, अब ये कैसे चल रहा है वो देखो। जब ये इंसान चलता है ना, जब इंसान चलता है तो क्या करता है, जब एक पर्सन चलता है तो वो अपने पैरों से फोर्स लगाता है ग्राउंड पर। जब एक इंसान चलता है तो वो अपने पैरों से फोर्स लगाता है काय पे, ग्राउंड पे। अपने फुट से इंसान पैरों से अपने फोर्स लगाता है ग्राउंड पर। वो क्या हुआ, एक्शन। वो क्या हुआ, एक्शन। अब जितना फोर्स इंसान अपने पैरों से ग्राउंड पे लगाएगा, जितना फोर्स इंसान अपने पैरों से ग्राउंड पे लगाएगा, उतना ही फोर्स, उतना ही फोर्स ग्राउंड जो है उस इंसान पर लगाएगा। उतना ही फोर्स ग्राउंड जो है उस इंसान पे लगाएगा, जिसकी वजह से इंसान चल जाता है। हैंस अ पर्सन वॉक। ये मैंने परसों लिख दिया है, इसे मैं पर्सन कर देता हूँ। हैंस अ पर्सन वॉक, इसलिए क्या होता है, पर्सन जो है वॉक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया एन, हैंस अ पर्सन वॉक। ठीक है, अब चलते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज में बी डिफरेंट। भैया हमने फोर्स लगाया पैरों से, हम तो चले, अर्थ क्यों नहीं चली? ये नहीं समझ में आया भैया, हम चले अर्थ नहीं चली, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। इसका कारण है डिफरेंस इन मासेस। हमारा मास अर्थ के मास से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारा मास बहुत हल्का है अर्थ के मास से। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है और हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। F1 किसके बराबर होगा, F2 के। जो F1 फोर्स है वो पर्सन पे लग रहा है, जो F2 फोर्स है वो अर्थ पे लग रहा है। अर्थ पे कौन लगा रहा है, इंसान अपने पैरों से। पर्सन पे कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने ले लिया m1a1 इंटू m2a2। याद हो आपको फोर्स का फॉर्मूला कहा था मैंने, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो m1 है वो है पर्सन का मास, जो a1 है वो है पर्सन का एक्सेलरेशन, जो m2 है वो है अर्थ का मास, जो a2 है वो है अर्थ का एक्सेलरेशन। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। मान लो मैं आपको कहूं किसी का प्रोडक्ट आया 6, तो आप कहोगे भैया 6 तो कई तरीके से आ सकता है। 1 × 6 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है, और 0.5 × 12 कर दो वो भी 6 होता है। 0.5 × 12 कर दो वो भी 6 होता है। 0.25 × 24 कर दो वो भी 6 होता है। भैया 6 तो डिफरेंट तरीके से आ सकता है। ये 6 लाने का तरीका क्या है, तो यही तो मैं समझा रहा हूँ। फोर्स जो है दोनों का इक्वल है, फोर्स दोनों का इक्वल है। अब क्योंकि जो m2 है, जो अर्थ का मास है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, m2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो ये एक्सेलरेशन है ये बहुत कम हो जाता है। इसलिए अर्थ आपको लगता नहीं है चल रही है, वरना बहुत माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन आना पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ बताया है कि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पर्सन का एक्सेलरेशन है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पर्सन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। हैंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर, हैंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास। तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वेयर एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज लेस इन द बॉडी हैविंग मोर मास। जिसकी बॉडी का मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यहाँ पे शायद मेरे पास एक फिगर मिल जाए, एक फिगर मुझे मिल जाए तो दो कार्स की एक फिगर थी मेरे पास। अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आई मस्ट चेक। हाँ तो देखो, यहाँ देख पा रहे होंगे आपको, यहाँ पे एक बड़ी कार है और एक छोटी कार है। जो बड़ी कार है उसका वजन है 2600 kg, जो छोटी कार है उसका वजन है 600 kg।
जो छोटी कार है उसका वजन है 600 kg। अब इंसान दो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, देखो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है दोनों कार पे, पर कार कौन सी ज्यादा दूर तक चलेगी या कौन सी जल्दी चलेगी? भाई ये वाली चलेगी ना। इसका वजन है केवल 600 किलो, इसका वजन है 2600 किलो। तो ये चलाने के लिए इंसान को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो सेम फोर्स लगा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्विमर है वो अपने हाथों से पानी को पीछे पुश कर रहा है। जो स्विमर है वो अपने हाथों से पानी को पीछे पुश कर रहा है। एज अ रिजल्ट पानी स्विमर को आगे पुश करता है। अगर आपको सोचना है कि हम कैसे स्विम कर पाते हैं, तो ये इसका रीजन होता है, स्विमर अपने हाथों से क्या करते हैं, पानी को पीछे पुश करते हैं। भाई बहुत तेजी से स्विमर क्या करते हैं, अपने हाथों से पानी को पीछे पुश करते हैं। एज अ रिजल्ट पानी स्विमर को आगे पुश करता है। अगर आपको उल्टा स्विम करना है तो उल्टा पुश करना लग जाओ, पानी को आगे पुश करो, पानी आपको पीछे पुश करेगा, पानी आपको पीछे पुश करेगा। देखो बस, ये तो भाई कॉमन एग्जांपल है, आप में से काफी लोग स्विम करते होंगे, आपको पता है कि जो स्विमर है वो पानी को पीछे पुश करते हो ना आप। वो क्यों करते हो आप? ये स्विमर ने कभी कभी बताया होगा, भाई जितना ज्यादा पुश करोगे उतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे। तो स्विमर जो है वो पुश करते हैं पानी को पीछे, एज अ रिजल्ट पानी स्विमर को पुश करता है आगे, है ना। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी ग्राउंड, सो वी हैव टू वॉक वेरी केयरफुली, है ना। स्लिपरी ग्राउंड पे वॉक करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ये फिगर, चलो ठीक है। अब अगला है जो है वाई द गन रिकॉइल्स। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपने कभी देखा होगा, नहीं मैं चाहता हूँ आप कभी देखो कि गन रिकॉइल होती है। गन रिकॉइल होते हुए क्यों देखो यार, हाँ बहुत बच्चे शूटिंग करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, जो करते हैं उन्हें फील होता होगा, जो नहीं करते उन्हें मैं कहूँगा दूर रहो। तो वाई द गन रिकॉइल्स, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जब कोई गन चलाता है ना, जब कोई गन चलाता है तो जब बुलेट बाहर निकलती है गन से, तब जो गन चलाता है उसके हाथ पे, या मैं कहूँ उसको एक फोर्स फील होता है, जिसकी वजह से जो गन है जो गन है वो पीछे जाना चाहती है। देखो जैसे ही बुलेट बाहर निकलती है ना, बुलेट आगे निकलती है, फोर्स कहाँ लगती है, आगे की तरफ। तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई आगे की तरफ, एज अ रिजल्ट बुलेट एक फोर्स लगाता है गन पे पीछे की तरफ। बुलेट किस पे फोर्स लगाती है, गन पे, कि तुम पीछे जाओ, जिसकी वजह से इंसान को जो है वो धक्का फील हो सकता है। डायग्राम शो एक्शन एंड रिएक्शन व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन, गिव्स अ बैकवर्ड जर्क और किक टुगेदर टू शो अ गन मैन द गन इज सेड टू बी हैव रिकॉइल्ड। ये क्या दिखाता है, रिकॉइल्ड बोलते हैं जब गन का पीछे आ जाता है, एकदम से झटके से गन पीछे आ जाती है। देखो एकदम से जो है बुलेट बाहर निकली, बुलेट एकदम से बाहर निकली, बुलेट बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चलाने वाले के हाथ पे एक झटका लगता है, जिसकी वजह से, जिसका क्या कारण होता है कि जो गन है वो पीछे आती है, वो रिकॉइल्ड होती है, वो पीछे आती है, ठीक है। सो ये था न्यूटन के एप्लीकेशन, ये था न्यूटन के 3 लॉ। अगर आपने तीनों लॉ समझ में आए हैं तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ भैया, मैं तीनों लॉ में से ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, जो समझ नहीं आया मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। लास्ट में इतना ही कहूँगा, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो भी बताओ, किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो भी बताओ। लास्ट में इतना ही, अपना ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप काम, स्टडी वेल, बाय बाय।